देखिए हमारा चल रहा था संधि प्रकरण। देखिए संधि में हमने क्या कर लिया था, एक बार मैं 5 मिनट लिए वो दोहरा देता हूं, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। और ये दोहरान की आदत आप लोगों को भी डाल लेनी चाहिए घर पर, जैसे खाली समय बैठे हैं दोहरान करने लगे। संधि की अगर अपन बात कर रहे हैं तो संधि पर बढ़ने के लिए हमने क्या क्या किया, तो आप सीधा सा इतना सा कर सकते हैं। हमने वर्ण के बारे में जानकारी ली, वर्ण में हमने स्वर के बारे में जानकारी ली, व्यंजन के बारे में जानकारी ली, फिर वर्ण विच्छेद की चर्चा करी हमने। इससे कीवर्ड से आपको ये पता लग जाएगा कि होता क्या क्या है और हम कहां कहां से गुजर चुके। फिर वर्ण विच्छेद की जानकारी करने के बाद में हमने और स्वरों के योग से क्या क्या चीज बनता है वहां पर आए। फिर हम संधि की तरफ बढ़ते हैं। फिर संधि के तीनों प्रकारों की हमने बात करी। तीनों प्रकारों में हमने स्वर संधि की बात करी। स्वर संधि के अंदर इसके 5 प्रकार थे। 5 प्रकारों में हमने दीर्घ संधि की बात करी, फिर गुण संधि की बात करी, फिर वृद्धि संधि की बात करी, यण संधि की बात करी और अयद्धि संधि की बात करी। दीर्घ संधि के अंदर क्या था, जो आपके समान स्वर थे उनकी बात कर रहा था ये। तो दीर्घ स्वर संधि के अंदर समान स्वरों के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो आपका सामान्यतः अ या आ, ई या ई, उ या दीर्घ उ, इनके बाद में समान स्वर आ जाता है आपका अ या आ, ई या दीर्घ ई, उ या दीर्घ उ। तो क्या बनाता था यहाँ पर आ बनाता था, यहाँ पर दीर्घ ई बनाता था, यहाँ पर उ बनाता था। ठीक है। गुण के अंदर आपका एक मात्रा वाले चलेंगे, तो अ या आ के बाद में क्या हो जाएगा ए या सॉरी, गुण के अंदर अ या आ के बाद में ई या दीर्घ ई आता है, ई या दीर्घ ई तो बनाता है आपका ऐ। और यहाँ पर आ जाएगा अ या आ के बाद में उ या दीर्घ उ तो बनाएगा ओ। और उसी के साथ में अ या के साथ में री आता है तो बनाता है आपका अर। ठीक इसी प्रकार अगर वृद्धि के अंदर बात करता हूं तो अ या आ के बाद में क्या आ जाता है ए या ऐ। शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा सा, है ना। तो आपका बनाता है ऐ। और यहाँ पर अगर ओ या औ आ जाता है तो बना देगा आपका औ, ए या आ के बाद में, ये वृद्धि में हो जाता है। यण संधि के अंदर मैंने पहचान बताई थी आपका ये व और रह, इससे पहले कोई ना कोई हलंत वर्ण रहेगा। ये व किससे बनता है, तो ई और ऐसे ये बनता है, यानी ई या दीर्घ के बाद में अन्य स्वर आता है, उ या दीर्घ उ के बाद में अन्य स्वर आता है तो व बनता है, और रे के बाद में अन्य स्वर आता है तो र बनता है। इनको आपको रिकॉल करना था। अयद्धि संधि के अंदर आपका अय बनता है, आय बनता है, औ बनता है और आओ बनता है। किससे बनता है, ये बनता है आपका ए का आई बनता, आई का आई बनता है, ओ का औ बनता है और औ का आओ बनता है। ठीक है। ये आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी थी। ठीक है। इसके बाद में अपन ने कुछ अपवाद देखे। क्या देखे, कुछ अपवाद जाने अपन ने इसके। अपवादों के अंदर क्या था, सामान्य तो रूल फॉलो नहीं होकर और अन्य चीज बन रही थी, जैसे एक नियम गुण संधि का लगेगा और शब्द वृद्धि का बन रहा है। ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीजें हमने जानी थी। या कहीं पर मात्रा हट रही थी, जैसे दिवा प्लस रात्र, रात्रि दिवा रात्र हो रहा था। ठीक है। अहन प्लस निस अहर निस, न का र हो रहा था। इस तरह की चीजें अपन ने जानी। जैसे प्रतिघात मिल रहे हैं बस मात्रा बड़ी हो रही है, या मूसल प्लस धार मूसलाधार हो रहा था आपका। ठीक है। तो इस तरह की चीजें में अपन ने जानी थी। अपंग वाला उदाहरण अपन ने देखा। देखो अपंग पे देख लेना, कुछ जगह आपको अपांग भी मिलता है और अपंग भी मिलता है। जैसे संधि की मैं बात कर रहा हूँ, अपंग ये भी सही है। और अपांग के सेंस में आप जाते हैं तो अपांग का मतलब होता है जो आपकी आंख होती है ना, तो उसकी जो कोर या पुतली होती है ना, उसको अपांग कहा जाता है। ठीक है। तो ये एक अलग से, बस वो पुराना रिवाइज करवा रहा हूं मैं। हाँ, पुराना रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है। ये चीज अपने ध्यान में रखनी थी। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं व्यंजन संधि की तरफ। फिर व्यंजन संधि के लिए कहीं ना कहीं में शॉर्ट में अगर चलना था तो हमें घोष और अघोष की जानकारी होनी चाहिए थी। तो अपने पास ये 5 वर्ण होते हैं, और क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और ट वर्ग, ये वर्ग होते हैं। फिर आपके पास ये र, ल और व, ये हुआ करता था। श, श, श और है, ये हुआ करता था। तो हमने कुछ इस तरह से निकाल लिया था इनको।
ठीक है, इधर वाले आपके घोष थे, इधर वाले आपके सघोष थे, सारे के सारे स्वर भी आपके सघोष होते थे। ठीक है, इसी से हमने क्या सीखा, व्यंजन संधि सीखी। रूल फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो रूल फर्स्ट क्या कह देता है आपका व्यंजन संधि का, बड़ा सामान्य सा नियम था, पहले के बाद में अगर तीसरा चौथा, चलो और भी शॉर्ट करते हैं पर इसको, पहले के बाद में अगर आपका क्या आ जाता है, थोड़ा आज गला खराब हो रहा है ना, पहले के बाद में क्या आ जाता है आपका घोष व्यंजन, घोष व्यंजन के घोष वर्ण सारे के सारे ले लो, वर्ण ही ले लो। अंतर ध्यान में रखना, घोष वर्ण में घोष व्यंजन में अंतर है, घोष वर्ण और घोष व्यंजन में अंतर है, ध्यान रखना। क्या अंतर है, कौन बताएंगे? घोष वर्ण और घोष व्यंजन में क्या अंतर है, बताएंगे आप? सामान्य सी बात है, ज्यादा हेडक नहीं लेना, आपको भी मालूम है। वर्ण की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब स्वर और व्यंजन, और मैंने बताया था घोष के अंदर तीसरा चौथा पांचवा ये रिलेवेंट है, और सभी स्वर थे कि नहीं थे? इसका मतलब घोष वर्ण की बात करता हूं तो स्वर भी शामिल है और व्यंजन भी शामिल है, और केवल घोष व्यंजन की बात कर रहा हूं तो स्वर इसमें शामिल नहीं होंगे, है ना, क्योंकि अब यहाँ पर घोष व्यंजन यानी तीसरा चौथा पांचवा ये रिलेवेंट और है, केवल इन्हीं की बात करेगा ये, है ना। इस पे भी एक नियम आज मैं बनाऊंगा, इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको अपडेट करवा दिया इस चीज को। ठीक है, एक ट्रिक बनाएंगे पर इस पे घोष व्यंजन के ऊपर भी। अभी वाले अपन घोष वर्ण पे थे, है ना, इसमें से क्या नहीं था, पांचवा नहीं था आपका, तो किस में बदल रहा था आपका? तीसरे में। कचट तत्व के बाद में तीसरा चौथा या अंतस्थ या है आते हैं, या कोई भी स्वर आ जाता है तो पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। ठीक है, यहां तक की बात आपको क्लियर हुई। फिर उसके बाद में अपन ने रूल 2 देखा था। रूल 2 की था, रूल 2 में क्या था, जो पांचवा हटाया उसको ले लिया, पहले के बाद में अगर पांचवा आ रहा है तो ये पांचवें में बदल रहा है, यानी कि कचट तत्व के बाद में पंचम वर्ण अंग यण में आते हैं तो पहला अपने पांचवें अंग यण में बदल जाता था। वाक प्लस मय आपको ध्यान में है। देखो शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है वांग्मय, क्या ये सही है क्या? नहीं है। उच्चारण देखो इसका भी वांग्मय, उच्चारण वांग्मय हो रहा है, लेकिन ये गलत है, शब्द शुद्ध नहीं है। शब्द शुद्ध क्या होगा आपका? वांग्मय। शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, संधि में भी पूछा जाता है। उच्चारण देखो इसका भी वांग्मय बोला जाता है, वांग्मय, वांग्मय, है ना, लेकिन ये गलत है। सही क्या है आपका? ये है वांग्मय। ठीक है, ठीक है। नाउ रूल थर्ड हमने देखा था त या द के बाद में वही तोते की चोट डाल से लेती है, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, है ना। तो त या द के बाद में क्या आ रहा था आपका? च, छ, ज, झ, ट, द, ल, श और सॉरी है। ठीक है, ये चीज आती है। देखो आप भी इनको समराइज करना सीखो एक पेज पर, और सब कुछ रिकॉल करना सीखो, जैसे कि मेरे साथ के साथ दौरान भी कर लो और आप भी लिखते रहो कितना रिकॉल कर पा रहे हैं पर। तो क्या हो जाएगा ऐसे सिचुएशन में, ये चच बनता है, ये चच बनता है, ये जज बनता है, ये जज बनता है, ये टट बनता है, ये लड बनता है, ये लल बनता है, ये चच बनता है आपका, और ये गद बनता है आपका। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट थे, मैंने बताया आपको। शब्द शुद्धि के हिसाब से भी पूछे जाते हैं, संधि में भी पूछे जाते हैं, अन्यों से भी आता है, लेकिन इजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगे ये तो, लेकिन ये अति महत्वपूर्ण नियम काम करता है यहाँ पर। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़े रूल 4 की तरफ। रूल 4 क्या कह रहा था आपका? अगर द के बाद में क्या आ रहा है, तक्षक शपथ की बात मैंने करी थी, ठीक है, इसका मतलब तैथ आ जाएगा, क्ष आ जाएगा, कैख आ जाएगा, पैफ आ जाएगा और सदंत आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा आपका? ये जो वाला द है ना, ये किस में बदल जाता है आपका? तहलंत में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा आपका? तहलंत में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे उद प्लस तर उत्तर, उद प्लस तीर्ण उत्तीर्ण, ओके।
उद्प्लक्षिप्त, उत्क्षिप्त, स्वयं उत्क्षिप्त शब्द भी हो जाएंगे आपके। फिर उसके बाद में हमने और रूल 5 देखा। रूल 5 में क्या देखा था, इस तरफ आपके पास मैं था और इस तरफ क्या थे, स्पर्शी थे। स्पर्शी क्या थे आपके, जो वर्गीय व्यंजन थे ना, उन्हीं को स्पर्शी कह रहा हूं। और क्या आ सकता है उसके बाद में, उसके बाद में अंतस्थ आ सकता है, और क्या आ सकता है, ऊष्मा आ सकता है। अगर स्पर्शी है तब ऐसी सिचुएशन में ये जो आपका मैं है ना, वो क्या बदलेगा, या तो अनुस्वार में, लेकिन अनुस्वार से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि अनुस्वार में तो ये भी बदलेगा, अनुस्वार में तो ये भी बदलेगा, लेकिन ये अपने पंचम में भी बदलता है। किसमें बदलता है, जो स्पर्शी आ रहा है ना, इस स्पर्शी की पंचम में बदलता है। यहां पर गौर करना, वहां पर पहले के पंचम में बदल रहा था। अब तक के जो दो नियम देखे ना अपन ने, एक और करना इनको, पहले वाला अपने तीसरे में जा रहा था, ये पहला अपने पांचवें में जा रहा था, ये वाला अपने पांचवें में जा रहा था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है आपका स्पर्शी पांचवें में जा रहा है, स्पर्शी पांचवें में जा रहा है। यहां पर क्या, स्पर्शी पांचवें में जा रहा है, पंचम में। हिंदी में लिख देता हूं इसको, पंचम में। यहां पर स्पर्शी अपने पांचवें में जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। आगे अगर मैं बात करता हूं, मैं के बाद में अंतस्थ आता है, तो अंतस्थ का कोई पांचवा होता नहीं है। तब ऐसी सिचुएशन में, और ये जो मैं है ये अनुस्वार में ही पड़ा रहेगा। और यहाँ पर उष्म है, तो यहाँ पर ये भी, इसका भी कोई पंचम नहीं होगा, श और है, तो ये भी आपका अनुस्वार में ही पड़ा रहता है। ये गौर करने वाली बात है, म को अनुस्वार कर देना है। इसी के साथ इससे मिलती जुलती दो चीजें और थी अपने पास। क्या थी, सम के साथ में अगर आपका क्रय धातु आती है तो क्या होगा। तो सम के साथ में क्रय धातु का मतलब क्या क्या था, कृत, कृति, करण, कार, ठीक है। तब ऐसी सिचुएशन में, और किसका आगम हो रहा था यहाँ पर, तो मैंने बताया था याद करने के हिसाब से, जो स यहाँ पर है ना, उसी स का यहाँ पर आगम होता है। लर्न करने के हिसाब से स का आगम, ठीक है। लेकिन इसी के साथ में है ना, इसी के साथ में, और इसी के साथ में एक दूसरा परी के साथ में, अगर परी के साथ में भी यही क्रय धातु आ जाती है, तब ऐसी सिचुएशन में मूर्धन्य स का आगम होता है, ठीक है। मूर्धन्य स का आगम होता है। चल रहा बात समझ में है आपको यहां तक की, ठीक है। तो सम और परी वाले दो नियम अपन ने इसी के साथ देख लिए थे। सम वाले के अंदर गौर करने वाली बात यह है, क्या, जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं मैं यहां पर। जैसे सम प्लस कृत बनेगा आपका, तो ये देखो स का आगम हो गया, और मैंने क्या बताया, ये जो मैं होता है ना, ये अनुस्वार में बैठ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बाद में आ क्या रहा है आपका, स का आगम हो रहा है, तो इसका तो कोई पंचम होगा नहीं, तो फिर इसको अनुस्वार के रूप में बैठा देना है। क्योंकि बाकी नियमों पर भी अपन को संधि करनी है, तो अनुस्वार तो बैठा ही रही थी ना अपन। देखो यहां पर भी अनुस्वार बैठ रहा है आपका, यहां पर भी अनुस्वार बैठ रहा है। लेकिन स्पर्शी वाले में हमें प्रयास करना है स्पर्शी की पंचम में बदलने का। इनमें अं, ये, न और म, इनमें बदलने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में कितने नियम हो गए अपने, 5। छठे पे आ जाओ। छठा मैंने क्या बताया था, यहां पर स्वर होता है और इधर छ आ जाता है। सामान्यतः स्वर के अंदर आपके पास ई या ऊ वाला मिलता है यहां पर, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर च का आगम होता है, ठीक है, ठीक है। तो किसका आगम होता है यहां पर, आपका च का आगम होता है। जैसे निदन छेद, अनुदन छेद, तो ये च का आगम वाला नियम देखा था। देखो याद करने के हिसाब से कर सकते हैं। छठा नियम छ से संबंधित, देखो इधर भी आप छ लिखते हैं, है ना। तो छ को डायरेक्ट सीधा इस तरह से लिख सकते हैं, लिखा तो ऐसे छ जाता है, लेकिन आप केवल इससे भी ध्यान रखा जा सकता है। छ, इसका मतलब छठा नियम छ से संबंधित है, और छ का पहला रूप च, है ना। ये छ की बहन है, छ चम्मच, ये बीच में आ जाएगी, है ना। ये छ का आगम आपको ध्यान में रख लेना। फिर हमने देखा था अगला नियम, ये स्वर वाला हो गया आपका, इसको छोड़ो एक बार। यहां पर ए को छोड़कर अन्य स्वर आता है, जिसमें मैंने बताया था सामान्यतः ई और ऊ वाले, यहां पर मोस्टली ये बनते हैं। एक ए वाला भी बताया था आपने, अगर गौर किया हो तो, जैसे रामे प्लस ती,
क्या होगा, रामेष्ठी, रामे प्लस स्थि क्या हो जाएगा, रामेष्ठी, है ना। तो इस तरह से ए वाला भी हो सकता है, मोस्टली तो इनके साथ काम चल जाएगा। बाकी नियम क्या देखा, ए नहीं होगा, उसके अलावा होंगे, ए आ को छोड़कर, उनको छोड़कर, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में आपको ध्यान में रखना है, अगर आपका दंतेश आ रहा है इनके बाद में, दंतेश वाला शब्द आ रहा है, तो आपका दंतेश होता है वो मूर्धन्य श में बदलता है, ठीक है। जैसे अभिधन शेख, दंतेश संधि होगा तो मूर्धन्य श में हो जाएगा। फिर इसमें दूसरा नियम और जोड़ा मैंने, अगर इस श के बाद में आपका तय या थ आता है, तो तय तो आपका ट में बदलता है और थ आपका ठ में बदलता है, ठीक है। अगर इन पे अलंत रहेगा तो ये भी अलंत युक्त हो जाएंगे। ये अंडरस्टूड है, अब तो अपने को ये बेसिक बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये दो नियमों को हमने कल्ब कर लिया था एक जगह। फिर एक तीसरा नियम और मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यहां पर श आ रहा है, तो जिसको मैंने 8वां नियम क्या कहा था। तो 8वां नियम क्या कहता था, री, र और श, इसके बाद में अगर न आता है तो ये किस में बदल रहा है, आपका ण में बदल रहा है। न अलंत कर दूंगा तो न अलंत हो जाएगा यहां पर भी। लेकिन देखो ये नियम यहां पर भी फिट बैठ सकता है। इस नियम का एक उदाहरण दिया था मैंने, अगर आपने गौर किया होगा तो, विधन सन, इस नियम का दिया था। देखो ई के बाद में स आ रहा है, ये नियम काम कर जाएगा, ये हो जाएगा वी और ये हो जाएगा मूर्धन्य स। फिर इस श के बाद में तथा तो आ नहीं रहा, लेकिन इस स के बाद में आगे में आ रहे नहीं आ रहे, तो ये हो जाएगा विष्णु। इस तरह से बनेगा इसका, तो ये आपस में कल्ब हो जाएंगे। एक तरीके से देखा जाए तो एक नियम के साथ में दूसरा देखा, दूसरे के साथ में 8वां जो पढ़ा, इसके साथ भी काम कर सकता है, ठीक है। इसको आप इंडिविजुअली भी ध्यान में रख सकते हैं। फिर हमने आगे एक और देखा, जिसमें आपके जो शब्द थे वो ऐसे कैसे पड़े हुए थे। तो वहां पर आ रहा था ए या आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर आ जाता है और उसके बाद में श आता है। क्या कहा मैंने, ए या आ को छोड़कर अन्य स्वर आता है और फिर उसके बाद में स आता है, तो ये ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहता, कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अनु प्लस सार क्या बनेगा आपका, अनुसार। अनु प्लस सार का क्या बनेगा, अनुसार। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। देन अगर मैं बात करता हूं अनु प्लस सार, अनुसार हो गया, है ना। इस तरह के नियम के साथ में पढ़ने देखा। उसमें एक चीज एक्स्ट्रा और बताई थी मैंने आपको, अगर गौर किया हो तो, न व्यंजन का लोक संधि भी मैंने आप लोगों को करवाई थी। न व्यंजन का लोप इस तरह से मैंने कहा था, जैसे आत्मन प्लस अंता, तो न का लोप होगा और क्या बनेगा आपका, आत्महंता, ठीक है ना। पक्षिन प्लस गण क्या बनेगा, पक्षी गण। ये आपको ध्यान में रखना था, ठीक है। पक्षीगण, ठीक बात। यहां तक का अपना काम हो गया था, ये सफर हमने कर लिया था। इस दौरान कुछ हमने उपसर्ग की जानकारी ली, इस दौरान हमने कुछ प्रत्यय की जानकारी ली, इस दौरान हमने शब्द शुद्धि की भी जानकारी ली, अन्य चीजों की भी हमने थोड़ी चर्चा बीच बीच में करते रहे। ये जो अपना सफर गुजरा संधि का, ये सबसे मुश्किल दौर था, लेकिन इसको हमने आसान किया। आप लोगों ने भी धैर्य रखा और उस धैर्य के साथ में आपने चीजों को सीखा, आत्मसात किया और इन चीजों को जिया। अब आपको चीजें बड़ी आसान लगने लगी होगी, शब्द आपको पहचान हो रहे होंगे, शब्द आपको पकड़ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं अब विसर्ग संधि। विसर्ग संधि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका बिंदु है शब्द शुद्धि, और शब्द शुद्धि में और एक टॉपिक आपका सिलेबस में उपसर्ग भी है। इन दोनों में विसर्ग संधि की थोड़ी आवश्यकता पड़ती है। तो मुझे लगता है इसको कर लिया जाना चाहिए। बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे, रूल्स देखेंगे और उसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे, बस इतना सा हमें करना है। आइए, पूरे विसर्ग संधि के लिए
किताबों में से केवल आपको एग्जाम्पल करने हैं। विसर्ग संधि में कुछ अपवाद कंपेरेटिवली इसके थोड़े ज्यादा आ सकते हैं, है ना, तो वो आपको ध्यान रखना है। बाकी बड़ी आसान और बड़ी सरल संधि है। तोड़ना और भी आसान है, जोड़ने से भी आसान है तोड़ना इसका, तो है ना। जोड़ने में आपको 6 चीजें याद रखनी है और आराम से रख सकते हैं। संधि में, विसर्ग संधि में जिसके इर्द गिर्द आपको घूमना है ना, वो काम बता रहा हूं मैं आपको। और श श श का लोप याद कर लेंगे। पहले आप इस चीज को लिखो, याद कर सकते हैं इस चीज को। ये जो लिखा है ना मैंने, पूरी विसर्ग संधि इन्हीं में है। विसर्ग संधि में आपको इनके अलावा कुछ नहीं दिखने वाला कहीं। हाँ जी, और जो लिखा है एक साथ या अलग अलग? हाँ ठीक है, स्पष्टीकरण दे देता हूं। जानबूझकर लिखा है मैंने इसको। शिरोरेखा एक करी है और अंतराल लिखा है मैंने इसमें। एक तो ये और होता है जिसका मतलब होता है तरफ, एक ये और होता है, और जिसको बोलते हैं इसका मतलब होता है दूसरा। अंतराल नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर डिफरेंस रहना चाहिए, इनके बीच में गैप रहना चाहिए। यहां पर मैंने थोड़ा गैप दे दिया, तो अगर मैं इसको हटाकर और जिस तरह से श दूर लिखा वैसे लिखता है ना, तो मजा नहीं आता। आप इसको पढ़ते ओ र श, मैंने कहा ना और स का लोप, यानी कि मैंने कहा और क्या करना है, और कुछ नहीं करना है। स्वर संधि पढ़ ली, व्यंजन संधि कर ली, विसर्ग संधि के लिए और क्या करना है, अब और कुछ नहीं करना, और श का लोप कर देना है। तो एक नियम बनेगा आपका ओ से, एक नियम बनेगा आपका रे का, एक से का, एक श का, एक इसका और एक लोप संधि का। मैंने बताया ना विसर्ग का भी लोप होता है। 6 उदाहरण देता हूं, काम बन जाएगा आपका। बस रूल्स याद कर लेना, उससे संबंधित जो शब्द बनेंगे ना वो कैसे कैसे बनेंगे। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो आपका उदाहरण आता है जैसे मन है प्लस हर, शब्द बनेगा आपका मनोहर। इसके लिए अगर उदाहरण दूं मैं आपको, बहुत बार पूछा जाता है, आशीर्वाद लिखो आप, आशीर्वाद लिखिए अपनी कॉपी में। आशीर्वाद लिखो, आसीधन वाद, शब्द बनेगा आपका आशीर्वाद। र यहां पर लगेगा, श से संबंधित बनेगा आपका निधन चय, शब्द बनेगा आपका निश्चय। इसके लिए अगर मैं बात करूं तो शब्द बनेगा आपका धनु प्लस टंकार, शब्द बनेगा आपका धनुष टंकार। ठीक है, इस श के लिए बात करूं जैसे दुधन साहस, क्या बनेगा आपका शब्द दुस्साहस। ठीक है, और यहां पर लोप वाले का भी एक उदाहरण दे देता हूं आपको। लोप वाले का अतः प्लस एव, शब्द बनेगा आपका अतएव। बस ये 5 चीज याद रखना, आपका काम हो जाएगा। ये 6 चीजें, शब्द जो आपको घूमेंगे ना, मिलेंगे ना, वो यही मिलेगा, इस रे वाला मिलेगा, इस स वाला मिलेगा, इस श वाला मिलेगा, इस स वाला मिलेगा, या विसर्ग का लोप रहेगा। ये 6 चीजें याद रहेगी। अब इनके एक्सेप्शनली कोई चीज है ना, वो हमें लर्न रख लेनी है। पर इन 6 से आपका जहां कहीं भी विसर्ग संधि दिमाग में आए, इन 6 के आसपास ऑप्शन में घूमना है, तो कहीं ना कहीं शब्द शुद्धि उपसर्ग वगैरह में आपको और हेल्प मिलेगी इनकी, पक्का डेफिनेटली। और श का लोप, इतना सा का आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, आइए
अब आगे बढ़ता हूं मैं। ये तो हो गई बेसिक बात, देखा जाए तो आपका काम हो गया है ना। शब्द भी आपके परिचित हैं। चलिए, याद रहेंगे, इन 6 शब्दों को याद रख लेंगे। आगे बढ़ूं। चलिए दोस्तों, अब आइए विसर्ग संधि में होता क्या है। विसर्ग संधि में क्या होता था, पहला शब्द फिर दूसरा शब्द। पहले शब्द की जगह क्या मिलेगा आपको, विसर्ग, और दूसरे शब्द की जगह क्या मिलेगा आपको, स्वर, या दूसरे शब्द की जगह क्या मिलेगा आपको, स्वर या व्यंजन। पहले शब्द की जगह विसर्ग, दूसरे शब्द की जगह स्वर या व्यंजन। ठीक है, इधर स्वर व्यंजन देखना ही नहीं है अब आपको, क्योंकि जब विसर्ग आ रहा है ना, इसका मतलब जैसे अगर मैं क की बात करूं तो क में भी विसर्ग ही आएगा, और विसर्ग के लिए मैंने क्या बताया था आपको, स्वर के साथ में मिला हुआ है। 2 चीजें बताई थी ना मैंने आपको, अंग और अह, ये अनुस्वार था, ये विसर्ग था। यानी कि कहीं ना कहीं इनको क्या कहा था मैंने, अनुस्वार, यानी स्वर को फॉलो कर रहे हैं एक तरह से। इसका मतलब इधर जो भी व्यंजन होगा उसमें स्वर मिला हुआ होगा, आगे 1-2 डॉट रहेंगे। तो इधर तो माथा लगाना नहीं है, आपका काम है इधर का, इधर स्वर और व्यंजन है, इसके आगे कौन सा स्वर आने पर या कौन सा व्यंजन होने पर इस विसर्ग का किसमें बदलाव होगा, वो हमें सीखना है। बस इतना सा काम हमें करना है, बहुत सरल संधि है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बहुत सरल संधि है। आइए, शब्द लिया मैंने मन प्लस हर, क्या बनेगा, चलो नेम तो लिखाया नहीं ना मैंने भी आपको। नियम लिखो, पहले रूल लिखो, लिखो नियम लिखो। यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले क्या हो, ए हो, तो देखो विसर्ग से पहले ए, ये विसर्ग आ गया, विसर्ग से पहले ए हो, और विसर्ग के बाद में, अब इसको अगर मैं डिटेल लिखाऊं ना तो देखो कितना बड़ा नियम हो जाएगा। अगर विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में कोई सा भी आपका लाइक मैं कह सकता हूं तीसरा या चौथा वर्ण, व्यंजनों का तीसरा या चौथा वर्ण, या ये रे ले व यानी अंतस्थ या है, ये वर्ण आए तो किसमें बदलता है आपका, ये विसर्ग ओ में बदलता है। और इसको शॉर्ट करता हूं, मैं सीधा कह सकता हूं विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में क्या हो, वर्गों का तीसरा या चौथा हो, या अंतस्थ हो, या है हो, तो जो आपका विसर्ग है ये किस में बदलता है आपका, ओ में बदलता है। ये जो आपका विसर्ग है ना, जो आपका विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा, आपका ओ में बदल जाएगा। ठीक है, यानी कि ये सारी की सारी चीज चली जाएगी आपकी। और सरल करता हूं, देखना इसको। इधर क्या है आपका विसर्ग, उसके बाद में तीसरा चौथा कुछ याद हो रहा है आपको, घोष व्यंजन, अंतस्थ, घोष व्यंजन है, घोष व्यंजन। यहां पर स्वर नहीं है ना, इसलिए मैं यहां पर सीधा का सीधा क्या कह दूं, घोष व्यंजन। बताओ आप ना कहोगे इस चीज में,
देखो इस सारे के सारे घोष व्यंजन है, वो डमरू निकाल कर देखो, आपने जहां कहीं भी बना रखा है घोष व्यंजन लिखा है, घोष वर्ण नहीं लिखा है मैंने, स्वर नहीं आएंगे यहां पर इस नियम में। अब बताओ अ विसर्ग के बाद में अगर आपका घोष व्यंजन आता है तो आपका जो अ विसर्ग है वो किस में बदलता है, आपका ओ में बदलता है। इतनी सी बात ध्यान में आ गई आपको या नहीं आई? आ गई तो नोट कर लीजिए, नियम ये भी यही है, ये भी यही है, और डिटेल में लिखना है तो आप खुद बना लेंगे, या मैं लिखवाना चाहूं तो लिख लो, आपको लिखना है तो लिखो। यदि विसर्ग से पहले ए आए, हाँ जी, हाँ पांचवें को यहां पर छोड़ देना है ना। पांचवें से संबंधित यहां पर आपको नियम नहीं, चलो शामिल कर लो, घोष व्यंजन पांचवा भी आएगा यहां पर, डाल लो, आपको नियम काम कर जाएगा, इसके भी अलग से नियम नहीं लिखवाना पड़ेगा, ले लो यहीं पे। मैं उसके हिसाब से काम कर गया जिस तरह से मैंने कंपेरेटिवली आपको बताया था ना व्यंजन संधि में, उस हिसाब से पांचवा भी ले लो, पांचवें वाले का अलग नहीं लिखवाऊंगा, इसी में कर लो इसको भी, इसी में काम कर जाएगा आपका ये नियम भी 101%। ठीक है, पूरे घोष व्यंजन ले लो, ठीक याद दिलाया आपने, यहीं पे डाल देता हूं इसको भी। लिखना है कि इसको डिटेल में लिखवाऊं क्या, यस या नो? तो ठीक है, हाँ उसको डिटेल में लिखूंगा, इससे बढ़िया है कि मैं 5 एग्जांपल ज्यादा करवा दूं आपको। आओ उदाहरण पे आते हैं इसके लिए। जैसे उदाहरण लिखा मैंने, मैंने प्लस हर, रिकॉल करो यहां पर क्या आ रहा है आपका, नहीं पता लग रहा तो न हलंत, यहां पर अविसर्ग निकल गया आपका, यहां पर क्या आ रहा आपका है, इधर वाला रहे, अविसर्ग के बाद में क्या आ रहा आपका है, तो ऐसी सिचुएशन में इसका क्या हो जाएगा, ओ, पीछे कुछ नहीं हो रहा, इसका ओ हो जाएगा, इसके बाद में है आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में इसका क्या हो जाएगा आपका ओ, ये ओ में बदलेगा आपका। अब सीधी बात है, सिंपल है, पर्ण विच्छेद में खूब बढ़िया काम किया हमने, मैं न हलंत ओ है और रे, जोड़ दो इसमें, क्या बन जाएगा आपका मनोहर, वेरी सिंपल, कुछ भी दिक्कत नहीं है यहां पर। ठीक है, जैसे अदय प्लस हस्ताक्षर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या आ रहा है आपका अविसर्ग आ रहा है ना, अविसर्ग जो होगा वो किस में बदलेगा आपका ओ में। बाकी बस रूल रिकॉल कर लेना है, इसके बाद में है आ रहा है, यस, तो फिर ये ओ हो गया, अब ओ किस में मिल जाएगा, दहलंत में, तो हो जाएगा आपका ओ दहलंत में मिल गया, और पीछे वाला ऐसा कैसा आ जाएगा आपका अधोस्ताक्षर। करो एक बार नियम को रिकॉल करो और फिर से इसको देखो। और उदाहरण लो, जैसे मैंने प्लस बल, देखो घोषवर्ण में जा रहा है, तीसरा चौथा पांचवा ब आ रहा है, यहां पर ब घोष व्यंजन में जा रहा है आपका, यहां पर क्या आ रहा है आपका अविसर्ग, तो ऐसी सिचुएशन में इसके बाद में ब आ रहा है, तो ये किस में जाएगा आपका ओ में, तो क्या हो जाएगा आपका मनोबल। ठीक है, जैसे यश प्लस भूमि, नियम रिकॉल करो, अविसर्ग के बाद में भ आ रहा है, भ घोष व्यंजन है आपका, तो क्या हो जाएगा आपका यशोभूमि। एक उदाहरण जैसे मैंने पंचम वाला भी यही भी बताया ना, इसको भी यही कर लो आप, जैसे तेज प्लस मय आ गया पंचम, क्या हो जाएगा अविसर्ग आ रहा है, ये हो जाएगा आपका तेजोमय।
ठीक है, जैसे नभ प्लस मंडल, है ना, नभ प्लस मंडल क्या हो जाएगा, ए के बाद में म आ रहा है, यहां पर भी नियम नंबर 1, ए विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है आपका, ए विसर्ग के बाद में घोष व्यंजन। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका नभो मंडल। क्या हो जाएगा, नभो मंडल। क्लियर करो एक बार इनको। एक दो एग्जांपल लिखवा देता हूं, फिर इसमें एक नई चीज और ऐड करूंगा इसी रूल में, अलग से लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको भी। लिख लो, दो चार एक उदाहरण आप लोग कर लीजिए। जैसे तिरधन भूत, नभधन भाग, नभधन भाग, मनधन गमन, रजधन गुण। अच्छा शब्द लिख रहा हूं, ये रजधन गुण याद रखना, आगे एक नियम इससे मिलता जुलता और लिखवाऊंगा, उस शब्द को, इस शब्द को याद करना कंपेरेटिव। रजधन गुण, रजधन दर्शन। डायरेक्ट मत करना, थोड़ा सा खोल कर करना। आप कर दो भाई सीधा ओ करके पीछे वाले को जोड़ दें, ये नियम मत फॉलो करना, ये प्रोसीजर ये मत फॉलो करना। नियम खोजना, इन पीछे वालों को पता करना ना, बार बार घोष व्यंजन बोलने की आवश्यकता है आपको, है ना। यशधन दा, उरेधन धा, यशधन धरा। एक शब्द और लिख लो, कैधन अपि, प्रथम धन अध्याय। चलिए करिए फटाफट से करिए इनका। हो गया आप लोगों का। हैव यू डन? चलिए सॉल्यूशन बता देता हूं आप लोगों को। देखो तीरथ, हाँ जी, किसका? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इसलिए डालें कि आप रूल फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। कहीं सीधा का सीधा जैसा ये चल रहा है वैसा का वैसा यहाँ पर भी कॉपी प्रथमोध्याय कर रहे हो क्या आप? अच्छी बात है अलका जी, आपने चीज नोटिस कर ली। आइए सॉल्यूशन पर चलते हैं। तिरधनभूत क्या होगा, नियम फॉलो करना है। ए विसर्ग आ रहा है यहाँ पर, ए विसर्ग के बाद में भ आ रहा है, तीसरा चौथा पांचवा यानी घोष व्यंजन में से जा रहा है ये आपका, यरलव है, घोष व्यंजन है, यस। तो क्या हो जाएगा आपका तिरोभूत। सीधा अब डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, है ना, रूल को आपने मन में दोहरा लिया, तिरोभूत। इसका क्या हो जाएगा, ठीक इसी प्रकार नभो भाग, नभो भाग, इसका क्या हो जाएगा मनोगमन।
इसको क्या हो जाएगा, यशोधरा, है ना। इसका क्या हो जाएगा, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीन होते हैं ना आपके गुण, उसमें से एक है रजोगुण। रज दर्शन का क्या हो जाएगा, रजोदर्शन। यशोदंता का क्या हो जाएगा, यशोदा। पुरदंता का क्या हो जाएगा, पुरोधा। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर तो आपका घोष व्यंजन नहीं है, अविसर्ग यहां पर आ रहा है। शब्द क्या बनेगा वो आप सोचिए, बता देता हूं। शब्द सामान्य इसी पैटर्न में बनेगा आपका। क धन अपि का बनेगा आपका कॉपी। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, ये अवग्रह चिन्ह होता है, ये है ना, अवग्रह चिन्ह होता है, जिसको थोड़ा सा अपन लंबा खींचते हैं ना, कॉपी। कॉपी नहीं बोलेंगे इसको, तो कौन से में से, जो कराया था नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यही नियम है, लोक वाला नहीं है। कै का को हो रहा है ना, लोक का है, ए विसर्ग का ओ हो रहा है ना, तो परिवर्तन हुआ है, यहां पर आदेश हो रहा है ना, लोप नहीं हुआ। लोप वाला बाद में करवाऊंगा। तो ऐसे सिचुएशन में इसको कै का को हो गया कॉपी, और इसको देखो बोलने में अगर इसको देखिए ना, कॉपी को थोड़ा सा लंबा बोलेंगे तो कॉपी को, तो अवग्रह चिन्ह डाला जाता है यहां पर, ये आपको ध्यान में रखना है। बिना इसके भी मिल सकता है आपका कॉपी, और कॉपी भी मिल सकता है। इसका भी क्या बनेगा आपका, प्रथ है, मैं का हो जाएगा मो। अब देखो यहां पर गौर करने वाली बात, इस ए का क्या हो रहा है, को के बाद में अविसर्ग का तो ओ हो गया, और यहां पर इस ए का लोप हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस ए का लोप हो रहा है। यहां पर प्रथमोध्याय में भी क्या होगा, इस ए का लोप होगा, मैं विसर्ग का तो ओ हो गया, और बाकी प्रथमोध्याय। तो आओ नियम पे आ जाओ सबसे पहले। रूल कहां है आपका, ये रहा। नियम यही काम करेगा, ए विसर्ग के बाद में घोष व्यंजन तथा ए भी अगर आता है ना आपका, तो ऐसी सिचुएशन में इस ए का लोप कर देना, बाकी नियम यही काम कर जाएगा। बस इतनी सी चीज आपको ऐड करनी है। इसी नियम में क्या करना, अगर ए विसर्ग के बाद में घोष व्यंजन या अवर्ण वाला अवर्ण वाला शब्द भी आ जाए ना, तब ऐसी सिचुएशन में इस ए विसर्ग का ओ होगा, लेकिन इस ए का क्या कर देना, आपको लोप कर देना, हटा देना है आपको। ठीक है, ऐड कर लो इसको ऊपर वाले नियम के साथ ही। अब यहां पर लिख देता हूं, ए आता है तो इसका लोप हो जाएगा ना। जैसे एक उदाहरण दे देता हूं इसका, अन्य धन अन्य, क्या आ रहा है यहां पर, ए विसर्ग आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। बाकी चीजें जैसे वैसे की वैसे पड़े रहने दो आप। यहां पर क्या, अ न, ये हलंत कर दिया, इस चीज को निकाल लिया, यहां से ए को निकाल दिया, और यहां पर न और ये को रख लिया। तो क्या कहा इसने, इसको तो कर दो ओ में, इसका कर दो लो, अब बाकी जोड़ दो, तो ये हो जाएगा अ न, ये हलंत, यहां पर ओ, और यहां पर ए का लोप हो गया, और ये हो गया ये। अब इनको सबको एक साथ मिलाकर लिखोगे तो आपका बन जाएगा इधर वाला ये अन्योन्य, अन्योन्य। ठीक है, ये इतना सा ध्यान रख लेना है। अब मजे वाली बात सुन, अब इस संधि को पीछे, इस संधि को करवाने के पीछे का हेतु अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे भी मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटका होता है यार, बच्चों के साथ अनजस्टिस होगा। क्योंकि मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी गुण संधि के समय, क्या, ए ओ अर, एक मात्रा वाले गुण संधि, स्वर संधि। तो मैंने क्या बताया, ऑप्शन देखना, पहचान लिया, पहचानने के बाद में मान लो 4 ऑप्शन है, 2 तो आपने एलिमिनेट कर दिए, अब बचते हैं 2, 2 को तोड़कर देख लेना या जोड़कर देख लेना। अब जैसे ये मनोहर शब्द है, अन्योन्य शब्द है, आ तो एक मात्रिक रहा है,
लेकिन क्या इसको गुण संधि करोगे कि आप नहीं करोगे? क्यों? क्योंकि अब आपको पता लग गया गुण संधि में भी तोड़कर देखना है और विसर्ग संधि का नियम नंबर 1 भी लगाकर देखना है अपन को। अब 1 नंबर भी आप जानते हैं, तो क्या यहां पर विसर्ग के साथ में टूटेगा क्या? दोनों जगह स्वर होने चाहिए ना वहां पर, जबकि यहां पर तो विसर्ग आ रहा है आपका। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, आप सोचोगे नहीं सर हमें तो पता ही नहीं है, हम तो अन्य और अन्य ही लिखेंगे, यहां पर विसर्ग क्यों लगाएं? तो फिर ए और ए, तो ये तो अन्य अन्य होना चाहिए, दीर्घ संधि भी जाना चाहिए, गुण में तो नहीं ना। इसका मतलब बिना विसर्ग वाला गलत है, अन्य अन्य नहीं होता है, अन्य अन्य होता है। अब ये चीजें आपको अभ्यास में आ जानी चाहिए। इस तरह से आप जो भी दिशा वाली, मोमल वाली या आपकी प्रेरणा वाली जो भी उठाकर आप प्रश्न करो संधि वाले प्रश्नों में, ये मेथड अप्लाई करना शुरू कर दो आप, है ना। इससे आपके रूल्स भी रिकॉल होते रहेंगे और प्रश्न भी सही होते रहेंगे। शब्द तोड़ना भी आप सीख जाएंगे, शब्द जोड़ना भी आप सीख जाएंगे, तो आपको विलोम शब्द हुआ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ, आपका शब्द शुद्धि हुई, वहां पर बड़ी आसानी रहेगी। सर लाइट चली गई यार। कृष्णा जी, अब क्या मैनेज होगा लाइट का? तो उसको तो स्टॉप करो अभी।